जय हिंद साथियों, डिफेंस उड़ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि बीएसएफ के द्वारा जो रिक्रूटमेंट को बहाली निकाला गया है सब इंस्पेक्टर के पद, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर और हेड कांस्टेबल के पद पर, तो उसकी सारी डिटेल्स आज हम लोग जानने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रुक जाइए, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आपको यूज़फुल चैनल लगे तो अंत में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के द्वारा जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसे एएसआई कहा जाता है दोस्तों, स्टेनो के लिए और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एएसआई जो है स्टेनोग्राफर, उसमें जो जनरल का सीट नहीं दिया गया, ईडब्ल्यूएस का सीट नहीं है, ओबीसी का भी नहीं है, एससी का भी नहीं है, इसमें सिर्फ एसटी का 11 सीट दिया गया है। अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात किया जाए तो 154 सीट जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 41 है, ओबीसी के लिए 65, एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 14, कुल 312 सीट इसमें दिया गया है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंतर्गत। अब मैं आपको बताता हूँ कि हेड कांस्टेबल होते क्या हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो होते हैं वो कांस्टेबल से अपर होते हैं, जिन्हें हेड कांस्टेबल हवलदार कहा जाता है दोस्तों। ये मिनिस्ट्रियल के अंदर काम करते हैं और ये बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप मैंने मेरे अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी जॉब है आप लोगों के लिए। जिनका भी टाइपिंग है इंग्लिश में तो वो इस जॉब के लिए एप्लीकेबल हैं। आगे हम लोग पूरी डिटेल जानेंगे। अब ये मत समझिए कि जिनकी टाइपिंग नहीं है वो इस फॉर्म को नहीं डाल सकते, क्योंकि देखिए अगर आपके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल है, तो आप एक कीबोर्ड खरीद के उसको ओटीजी लगा के आप आराम से टाइपिंग सीख सकते हैं दोस्तों। टाइपिंग सीखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत हार्ड काम नहीं है और एक बहुत अच्छा जॉब है, ऑफिशियल जॉब है, 100% ऑफिशियल जॉब है दोस्तों। इसमें आपको राइफल वगैरह का ट्रेनिंग तो दिया जाएगा, लेकिन आपको कभी भी इसमें ड्यूटी नहीं भेजा जाएगा। इसमें आपकी 100% जो ड्यूटी होगी ऑफिशियल होगी। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल में आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर ये को देख लिया है कि इसमें जो वैकेंसी है उसमें 154 जनरल के लिए है, 41 है ईडब्ल्यूएस के लिए, 65 की अगर ओबीसी की बात करें तो 65, टोटल 312 है, ठीक है। अब हम लोग चलिए डिटेल्स में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग सारा कुछ जानते हैं। तो देखिए पे स्केल जो है वो एएसआई स्टेनो के लिए है लेवल 5 का 29,200 से लेकर 92,300 तक, और एचसी जो मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल उसके लिए है लेवल 4 है 25,500 से लेकर 81,100 तक, ठीक है। नेशनलिटी की अगर सिटीजन सब की बात की जाए तो इंडिया का होना जरूरी है। आइए हम लोग अब एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों। एज लिमिट की आखिर की इसमें एज लिमिट जो है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। एक एक करके हम लोग सारा डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो अगर एज लिमिट की बात की जाए तो इसका जो जनरल कैंडिडेट के लिए वो 18 से 25 साल है, ठीक है। अगर आप 18 से 25 साल के लिए हैं, जनरल कैंडिडेट से हैं, तो आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम लोग एससी और एसटी की बात किया जाए तो 5 ईयर का आपको छूट मिलेगा, ठीक है। 5 ईयर का छूट मिलेगा तो ये आपको 30 साल हो जाता है। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है तो ओबीसी के लिए यह 28 साल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी एज 28 साल से कम है तो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, बीएसएफ के भी हैं, तो आपको और 40 साल तक आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। अगर एसटी एससी हैं तो 45 साल इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर एक्स सर्विसमैन है, पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर, अगर आपने ये 3 ईयर को पार कर लिया है तो भी आपको 3 ईयर प्लस 3 ईयर का 3 ईयर का दोस्तों छूट मिलेगा। और अगर आप मतलब पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस 6 ईयर का आपको छूट मिलेगा, एक्स सर्विसमैन अगर ओबीसी है तो, ठीक है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं सबका दिया हुआ डिटेल्स। मैं इसको पीडीएफ अपने जो टेलीग्राम चैनल है डिफेंस वुड इसमें भेज दूंगा, आप वहाँ डिटेल देख लीजिएगा। आज हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और देखिए इसमें जो एज की जो गणना की जाएगी दोस्तों वो 6 सितंबर 2022 से मतलब 21 साल लेकर 25 साल होना चाहिए जनरल को। और बाकी सब जो मैंने एज का बताया कैटेगरी, आप उसमें आते हैं कि नहीं देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके सारा कुछ डिटेल जानने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो स्टेनोग्राफर है और हेड कांस्टेबल के लिए इंटरमीडिएट होना जरूरी है, ठीक है। इंटरमीडिएट अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन जो रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से हैं तो आपका चलेगा। इक्विवेलेंट भी होना चाहिए दोस्तों। तो ये मतलब 10th+2 समझे, 10th+2 के लिए ये एप्लीकेबल है। अगर आप ये इंटर में है तो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब देखिए इसमें स्किल सबसे इंपॉर्टेंट जो ये जॉब में दोस्तों उसमें स्किल टेस्ट की बात की जाए, ठीक है। तो अगर स्टेनो की बात की जाए एएसआई के लिए तो इसमें आपको शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी इन 10 मिनट्स आपको ये करना है, टाइपिंग करना है दोस्तों, ठीक है, शॉर्ट हैंड में। अगर बात किया जाए हेड कांस्टेबल के लिए तो हेड कांस्टेबल में आपको नॉर्मल टाइपिंग करना है। इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आपको 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हेड कांस्टेबल के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास, मैंने फिर से बताया कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है
आप एक कीबोर्ड खरीद लीजिए ओटीजी के माध्यम से, आप आराम से टाइपिंग का ऐप आता है, आप टाइपिंग के ऐप से आसानी से आप टाइपिंग सीख सकते हैं, जो कि 35 वर्ड इंग्लिश में और 30 वर्ड हिंदी में। हाँ, इसमें आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, 10 मिनट में आपको 350 वर्ड टाइपिंग करने हैं, और अगर हिंदी में तो 300 वर्ड टाइपिंग करने हैं। 5% जो आपकी गलतियाँ हैं वो माफ़ हो जाएगा, ठीक है। 5% अगर आप गलती करते हैं तो आप सिलेक्शन आपकी हो जाएगी, मतलब 95% आपको एक्यूरेसी चाहिए। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे। हम लोग स्किल के बारे में जान लिए हैं, अब हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ये मैं उस कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ जो नॉर्मल है। अब देखिए रिलैक्सेशन किस किस आधार पर आपको मिलेगा, तो देख लीजिए कैंडिडेट फिलिंग इन कैटेगरीज ऑफ, अगर आप गढ़वाल हैं, ठीक है, कम्युनियंस हैं, गोरखाज हैं, डोगराज हैं, मराठाज हैं, एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर, लेह लद्दाख रीजन से अगर हैं, तो आप अगर मेल कैंडिडेट हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर कैंडिडेट्स बिलोंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी यानी एसटी से हैं तो आपकी 162.5 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप लोग चेस्ट की बात किया जाए, ठीक है, हम लोग चेस्ट पे आते हैं, तो जनरल ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 77 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, और उसको एक्सपेंड करके यानी फुला के 82 सेंटीमीटर इसकी चेस्ट होना चाहिए। अगर एसटी कैंडिडेट की बात किया जाए दोस्तों तो 76 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 81 सेंटीमीटर आपको फुला के करना पड़ेगा। अगर वेट की बात किया जाए तो आपका जो वेट होगा वो हाइट के अकॉर्डिंग होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की, ठीक है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में तो जो नॉर्मल हो सभी में होता है वही है दोस्तों, कोई विशेष नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कौन कौन से। तो देखिए सबसे पहला जो फेज होगा दोस्तों वो होगा रिटन एग्जाम, यानी सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा। फिर सेकंड फेज में अगर बात किया जाए तो फिजिकल मेजरमेंट होगा, जिसमें आपकी चेस्ट और हाइट मापा जाएगा। फिर आपकी स्किल टेस्ट होगी, यानी अगर आप एएसआई में भरे हैं तो शॉर्ट हैंड आपकी होनी चाहिए, और अगर आपने एएसआई के लिए भरा है तो आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग देना होगा, और अगर आपने हेड कांस्टेबल के लिए भरा है तो टाइपिंग स्पीड आपको देना होगा। मतलब पहला फिजिकल होगा, पहला जो आपका एग्जाम होगा वो रिटन एग्जाम होने वाला है, यानी लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद सेकंड फेज में पहला जो होगा वो फिजिकल मेजरमेंट, और उसमें आपकी चेस्ट और हाइट मापा जाएगा, वेट मापा जाएगा। सेकंड जो होगा वो स्किल टेस्ट होगा, यानी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। और उसके बाद जो होगा वो डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसको चेक किया जाएगा कि आपने जो सारी जानकारियाँ दी है वो सही है या नहीं, या गलत तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो मेडिकल एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेडिकल एग्जाम सबसे लास्ट में होगा। मेडिकल के बाद आपकी जो है वो मेरिट निकाला जाएगा और फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब हम लोग आइए जानते हैं कि रिटन एग्जाम में आखिर पूछा क्या क्या जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो देखिए इसमें आपको 5 पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का 20 मार्क्स का रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस दोस्तों, जिसे आप रीजनिंग भी कह सकते हैं, रीजनिंग 20 मार्क्स का होगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स की अगर बात किया जाए तो 20 मार्क्स का होगा। कलर्कियल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का होगा दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं कि कलर्कियल एप्टीट्यूड क्या होता है। तो कलर्कियल एप्टीट्यूड दोस्तों बहुत ही आसान होता है, उसमें से एक पता आपको मतलब प्रश्न में लिखा हुआ रहेगा, और बाकी के 4 ऑप्शन में जो एक ऑप्शन होगा उसमें से वही सेम पता आपका लिखा हुआ होगा, उसको आपको छांटना है, ठीक है, राइट पता को छांटना है। तो ये कलर्कियल एप्टीट्यूड है दोस्तों, आसान है, बहुत ही आसान है। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स का, यानी टोटल जो मार्क्स है वो 100% होगा दोस्तों, 100 मार्क्स का होगा। इसी में बेसिस पे आपका पहले निकल जाएगा, पहले आपको शॉर्ट हैंड मतलब कह सकते हैं दोस्तों, उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा फिजिकल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा जॉब है दोस्तों ये कलर्कियल, 100% ऑफिशियल जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है बीएसएफ के अंदर में। तो इसको आप दोस्तों ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको बता दिया कि जिनकी टाइपिंग है उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपके पास स्मार्टफोन है तो ख़रीद लीजिए और अभी से टाइपिंग शुरू कर दीजिए, रिटन का जो एग्जाम है इसको शुरू कर दीजिए। और बाकी इसका पूरी डिटेल्स PDF पढ़ने के लिए दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, फिर जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।